सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। फ़ख्र पाकिस्तान, मोहसिन पाकिस्तान, रश्क पाकिस्तान, पाकिस्तान को एक मजबूत तरीन मुल्क बनाने में अहम किरदार अदा करने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान अब हम में नहीं रहे। उनकी ज़िंदगी और उनसे मोहब्बत करने वाले पाकिस्तानी आज बहुत तकलीफ़ में हैं। ज़िंदगी भर उनसे प्यार करते रहे, आज बहुत तकलीफ़ में। उन्होंने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जो शायद किसी और पाकिस्तानी को शायद ऐसा कभी कोई मर्तबा या रुतबा हासिल न हुआ न होगा। मेरे साथ इस वक्त दो बहुत अहम शख्सियात मौजूद हैं जो उनके साथ काम करती रहीं, जो उनको बहुत जानती हैं। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के सबसे बड़े साइंसदान हैं, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब, वो भी मेरे साथ काम करते रहे। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, बहुत दुख हुआ है, पूरी कौम बहुत तकलीफ़ में है, लेकिन जो कारनामा वो अंजाम दे गए, पाकिस्तान को दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर जीना सिखा गए। और अब ये तय हो गया कि कभी भी पाकिस्तान किसी भी सतह पर दिफाई तौर पर कमज़ोर नहीं रहेगा। आप क्या कहेंगे डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब की ज़िंदगी, जो मरहले गुजरे वो, और जो उन्होंने पाकिस्तान को ये सलाहियत अता फरमाई? ये बहुत ही बड़ा अलमिया है हमारी कौम के लिए। ये जो सानिया हुआ है, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला तरीन मकाम दे। डॉक्टर साहब से मेरे बहुत ही पुराने ताल्लुकात थे, साथ हम रहे पाकिस्तान एकेडमी ऑफ साइंसेस में, बहुत सारे मामलात में साथ हमने काम किया। और उनकी बहुत बड़ी हमअगी शख्सियत थी। वो अनथक मेहनत, एक ख़ास डिसिप्लिन जिसके बुनियाद के ऊपर उन्होंने अपनी जो टीम तैयार की, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक काम जारी है। उनके रिटायरमेंट के बाद भी नहायत इनकिसारी से काम करना। उनके साथ आप बात करते या मिलते तो कभी ऐसा महसूस नहीं होता, कोई गुरूर नहीं था, कोई बहुत ही सिंपल आदमी थे, सादा तबीयत के आदमी थे। और जो कारनामा उन्होंने अंजाम दिया, वो उन सब मुश्किलात के बावजूद कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस थी, कोई चीज़ हम इम्पोर्ट नहीं कर सकते थे, मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रे, लेकिन इसके बावजूद बहुत कम पैसे खर्च करके हमारे से कहीं ज़्यादा अमीर इस्लामी ममालिक हैं जो ये टेक्नोलॉजी नहीं हासिल कर सके, लेकिन जो वो और उनके साथी कर गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे आपने फरमाया कि आज हम दुश्मन की आंखों में आंख डाल के देख सकते हैं और इस मकाम पे पहुंच गए हैं कि पाकिस्तान अपना पूरी तरीके से किसी भी दुश्मन के साथ अपना दिफा कर सकता है। और वो सिर्फ न्यूक्लियर ही प्रोग्राम के हद तक नहीं उनकी कंट्रीब्यूशन, बल्कि यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट में, मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ में, ग़ुलाम इसा खां इंस्टीट्यूट की डेवलपमेंट में, मुख्तलिफ सेंटर्स के अंदर आप देखें उन्होंने ऑडिटोरिया बनवाए और बहुत कंट्रीब्यूशंस करते रहे थ्रू आउट पूरी अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे में से चली गई है। अल्लाह, बहुत बड़ी शख्सियत चली गई है। डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब, आपने उनके साथ काम किया और जाहिर है कि वो एक वक्त में बहुत ज़्यादा लोगों से मिला भी करते थे, कराची भी काफ़ी वक्त गुजारते थे। मेरी और शख्सियात से भी बात हुई, एक ऐसी शख्सियत थे जो रोने लग गए और काफ़ी देर तक रोते रहे। आप उनके साथ काम करते रहे, आपने उनसे क्या सीखा? कोई ऐसे वाक़यात, कोई ऐसी बातें जो आपने उनके साथ गुजारी? बहुत मज़मूम और बहुत भारी दिल के साथ ज़ाहिर है आज के आपके प्रोग्राम में मैं शामिल हो रहा हूँ। मुझे ये फ़ख्र और ये सादत हासिल है कि मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के साथ तवील, कोई 2 बरस से ज़्यादा तवील अरसे मैंने काम किया है। मेरी तैनाती वहाँ रही और उस तैनाती के दौरान मुझे डॉक्टर कदीर ख़ान की शख्सियत को, उनके अंदाज़ को कि किस अंदाज से वो काम किया करते थे, वो यकीनन अब एक रिफ्लेक्शन है, एक यादगार है। न सिर्फ मेरी यादगार बल्कि कौम का सरमाया है ये। मैंने क्या उनसे सीखा? वही जो अभी बात हो रही थी, एक नफीस इंसान, इंसानियत की कदर करना मैंने सीखा। एक हमदर्द इंसान से हमदर्दी का मैंने सीखा। एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर, भला के एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छा, भला के साइंसदान तो थे ही थे,
ब्लॉक के एडमिनिस्ट्रेटर। सुबह को जो वो मीटिंग करते थे, तकरीबन उनके मीटिंग का टाइम होता था 9:30 से 10 बजे के करीब। तमाम वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में मीटिंग किया करते थे, अपने लेबॉर्ट्री में नहीं। लेबॉर्ट्री में सिर्फ वो अकेले होते थे और उनके अपने साथी साइंसदान होते थे। तो वहाँ जब वो अहकामात देते थे और गुज़िश्ता 24 घंटों की प्रोग्रेस लेते थे, तो महसूस होता था कि कितने बला के वो एडमिनिस्ट्रेटर थे कि वो किसी को बख्शते नहीं थे इस मामले में, और बड़े प्यार और मोहब्बत से जानते थे कि काम को पाया तकमील तक पहुंचाना है। एक कलम से वो सदर पाकिस्तान को एक छोटे से कागज़ पर नोट लिख के, और जब मैंने एक दफ़ा का वाक़या बता दूं कि नोट लिख रहे हैं और कागज़ में बंद करके कह रहे हैं कि जी सदर पाकिस्तान को ये पहुंचा देंगे। अच्छा, कुछ ऐसे इंतजामी मामले। दूसरी तरफ वो मीटिंग को जारी रखा हुआ है, मीटिंग को भी नहीं छोड़ा है, और तीसरी तरफ बाकी तमाम प्रोग्रेस ले रहे हैं कि क्या हुआ। डॉक्टर साहब, कभी उन्होंने ये बताया कि किस तरह वो पाकिस्तान आए? वो इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, एक ज़बरदस्त लाइफ स्टाइल था उनका। क्या ऐसा पॉइंट था जिस पर उन्होंने फैसला किया कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा, और पाकिस्तान जाने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को ख़त लिखने के बाद आके यहाँ पे काम करूँगा? वो जो कहानी है वो कभी आपसे डिस्कस हुआ जमील अहमद खान साहब? जी बिल्कुल, बल्कि मुझसे ही नहीं, बाकी जो वहाँ डायरेक्टर, हर रोज़ हम लंच, डायरेक्टर्स जितने भी थे उनको, वो जब पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से जाते थे अपने लेबॉर्ट्री पे जो वहाँ से काफ़ी फासले पर था, और वापस आके लंच अपने डायरेक्टर्स के साथ किया करते थे। थोड़ी ताख़ीर से लगती थी, उसमें ये तमाम बातें वक्तन फवक्तन करते रहते, बड़े रिलैक्स माहौल में वो सारों को रखते थे। किसी को ये महसूस नहीं होता था कि वो इतने बड़े शख्सियत के साथ काम कर रहे हैं, या उनका कोई डर या कोई उनका दबंग जिस तरह होता है एक ब्यूरोक्रेटिक अंदाज, उससे ऐसा कुछ नहीं था। प्यार और मोहब्बत वाला अंदाज होता था। और जो उन्होंने शेयर किया कि जी मैंने तो मुल्क की मोहब्बत में, मुझे तो मेरे तो खानदान ने मरते कटते देखा लोगों को, और जिस कसम पुरसी की हालत में हम इंडिया से पाकिस्तान आए, और जब हमने मुसलमानों के खिलाफ वहाँ जो एक पूरी तहरीक देखी और उनको कत्ल वारत देखी, तो उस वक्त से वो जज्बा था। और खुदा ने जब ये उनको इस मुकाम पर पहुँचाया कि उन्होंने PhD भी की और मुतालका शोबे में की, और वहाँ बेल्जियम से और साथ में हॉलैंड में काम करते रहे, तो उन्होंने कहा कि मैंने ख़त लिखा जब 71 की जंग आई, तो एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई, और उसमें उन्होंने ख़त लिखा उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को, और कहा कि जी मैं इस स्किल को रखता हूँ और मैं ये काम कर सकता हूँ। तो उसके बाद जैसे ब्यूरोक्रेटिक मामलात में कुछ ताख़ीर हुई, तो अगस्त में उन्होंने ये ख़त लिखा था, फिर सितंबर में दूसरा ख़त लिखा, तो वो कहीं नज़र से गुजरा और उस पर फिर फोकस किया। फिर अपने सफ़ीर के ज़रिए उन्होंने लिखा था हॉलैंड के, तो उन्होंने फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बुलवाया, और जब उन्हें जब काम करना शुरू किया तो वही ब्यूरोक्रेटिक हर्डल शुरू हो गई। तो बताते थे कि मैंने फिर भुट्टो को कहा कि ये कभी हो नहीं सकता अगर ये हर्डल्स रहीं, इसको डायरेक्ट आप सदर पाकिस्तान या अपने अंडर में इसको रखें ताकि इसके मामला तय होते रहें। तो कहने के जब ये मामला नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा कि फिर जब आपको ये काम करवाना ही नहीं है, मैं जिस जज्बे के साथ आया हूँ तो मैं वापस जा रहा हूँ। फिर उनको वापस लाया गया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि पूरी स्ट्रगल थी, पाकिस्तान से मोहब्बत थी, वो सारी तकसीम का जो मामला था जो 47 में, वो सब उनके जहन में था, और पाकिस्तान को वो इस मोहब्बत और लगन के साथ। मेरे साथ अब्दुल रऊफ सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, साबिक भाई वज़ीर भी हैं, बहुत क्लोज़ उन्होंने एक वक्त गुजारा है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से के साथ। रऊफ साहब, आपका जो वक्त गुजरा, जो आपके साथ वो जिस माहौल में गुफ्तगू फरमाते थे, बल्कि एक टाइम तो ऐसा गुजरा कि शायद आपके अलावा वो बहुत कम चंद लोगों से मिलते थे, क्या गुफ्तगू होती थी आपकी, और आखिरी बार कब रब्ता हुआ आपका डॉक्टर साहब से? रऊफ सिद्दीकी साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, आवाज़ आ रही है। आपने सवाल मेरा सुना या मैं दोहराऊं? जी सुन लिया मैंने। जी प्लीज़ कहिए। देखिए, एक इंतहाई दुख और तकलीफ के साथ ये खबर सुनी जब मेरे अपने घर में मैयत हो गई। डॉक्टर साहब के साथ तो मेरी दोस्ती मक्का मदीना की दोस्ती थी, जब वहाँ आया करते थे, और इतना करीबी ताल्लुक़ उनके साथ हो गया था एक ख़ानदान की तरह से। फिर
उनका दौरे इब्तला जब आया तो बहुत सूरत हाल थी, उसके ऊपर वो दुखी भी बेहद थे। तो मैं रोज़ाना उनसे बात किया करता था, पूरी गज़लें सुनाता था, तो वो बहुत खुश रहते थे। कई घंटे मैं उनसे फिर बात करता था उस ज़माने में। फिर इत्तेफाक से हम उपरान हो गए तो बात किया, तो वो शायद ये समझ रहे थे कि कुछ दुनियावी मजबूरियों की वजह से मैं नहीं आऊँगा, लेकिन मैं पहुँचा वहाँ पे, फिर उनके साथ रहा। आपको तो शायद याद होगा कि एक दफ़ा तो आप जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे रिपोर्टिंग के लिए, तो डॉक्टर साहब आए तो मैं वहाँ पे पहुँचा था, और ज़ाहिर बात है मेरी गाड़ी में फ्लैग भी लगा था, सब कुछ था, वो मैं वाहिद था। लेकिन इससे हट के डॉक्टर कदीर खान एक अजीम इंसान था, मोहब्बत भरा इंसान था। और मैं अक्सर व बेशतर कहता था कि साहबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाद उम्मत को जो अल्लाह ताला ने ताकत फराहम की वो डॉक्टर कदीर खान की सूरत में, कि उन्होंने कोई शक नहीं पाकिस्तान को, उम्मत मुसलमान के इतने बड़े मुल्क को उन्होंने नाकाबिल तस्कीर दिफा तक पहुंचा दिया। अच्छा, फिर इनके साथ जो मामलात होते थे वो बेचारे बेधड़क डिस्कस भी करते थे, और मैं उनको जो मेरी ज़ात में, मैं खैर मेरी हैसियत क्या है कि मैं उन्हें हौसला दूं, लेकिन मैं उनको बताता था कि देखिए दुनिया भर में कई मुल्कों में एटमी साइंसदान मुसलमान जो थे उनको किस तरीके से दुश्मनों ने कत्ल किया, लेकिन ये तो ज़ाहिर बात है कि इस्टेब्लिशमेंट को भी मैं, और ख़ास तौर पे इंटेलिजेंस एजेंसी जो पाकिस्तान की थी, उन्होंने जिस तरह उनकी हिफाजत की, उसमें काफ़ी वो ज़ाती तौर पे बेचारे ठीक होते थे। लेकिन मैं उनको बताता था कि देखिए डॉक्टर साहब, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको नहीं मालूम, लेकिन मालूम करने वालों को तो आपका मालूम है कि वो नहीं, बड़े नायाब आदमी थे। ज़ाहिर है उनकी हिफाजत का उनका बहुत बहुत शुक्रिया। रऊफ सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अताउर रहमान साहब हैं, और आप जैसा साइंसदान भी पाकिस्तान को नहीं मिला। आपके पास जो अल्हम्दुलिल्लाह एजाज़ात हैं, शायद मुसलमानों के किसी भी मुल्क के मुसलमान साइंसदान के पास वो एजाज़ात नहीं हैं। आप डॉक्टर कदीर खान साहब भी साइंसदान थे, उन्होंने बहुत तहकीक की। आप इस कोशिश को, इस मेहनत को, इस सारी जुस्तजू को किस तरह देखते हैं? क्या मुश्किलात आपके ख्याल में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को इस तहकीक के दौरान आई होंगी, पेश आई होंगी? जी, जो उन्होंने जिस काम के लिए बेड़ा उठाया वो नहायत ही मुश्किल था कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे वो एक न्यूक्लियर पावर बन जाए। लेकिन उनको कॉन्फिडेंस था, क्योंकि वो उस फील्ड में माहिर थे, और ख़ास तौर पे यूरोप में जब वो रहे थे तो न्यूक्लियर एनरिचमेंट वगैरह पे काम किया था। तो उनको कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं आया और मुझे हुकूमत ने सपोर्ट किया तो ये हम ज़रूर कामयाब होंगे। तो उस ज़माने में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उनको बुलाया और फिर इन्होंने जो काम शुरू किया, तो मुख्तलिफ मसाइल आते रहे। जो पार्ट्स इंपोर्ट करने थे, सेंट्रीफ्यूजेस के पार्ट्स चाहिए थे, सबके ऊपर पाबंदी थी, यहाँ कोई चीज़ की इजाज़त नहीं थी। तो इनको किसी न किसी तरह यहाँ पे मंगवाना, पाकिस्तान में उनको लगाना, यहाँ के इंजीनियरिंग जो थी वो कमज़ोर थी, उसको मजबूत करना ताकि उसके अंदर जो जिस अंदाज से सेंट्रीफ्यूजेस चलते हैं उनमें इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होती है कि उसके लिए ख़ास इंजीनियरिंग के टैलेंट की ज़रूरत है और टेक्निक्स की ज़रूरत है। तो उसको सबको यहाँ पे कायम करना, तो बहुत ही मसाइल से गुज़रे। और फिर उनके ऊपर इमोशनल प्रॉब्लम्स भी बहुत आए, ख़ास तौर पे उस ज़माने में सन 2001 की बात कर रहा हूँ, जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ प्रेसिडेंट थे। तो उस ज़माने में अमेरिका बहुत प्रेशर डाल रहा था पाकिस्तान पर कि अमेरिका के हवाले करो इनको, जिसको पाकिस्तान ने रजिस्ट किया। और उस ज़माने में बाकायदा अखबार में रोज़ाना अमेरिकन जो प्रेशर था उसके आते थे कि ये है वो बातें, बहुत उल्टी सीधी बातें लिखी जाती थी। तो एक मुझे याद है उस ज़माने में मिनिस्टर फॉर साइंस था 2001 में, तो एक फंक्शन हुआ इस्लामाबाद में मैरियट में, तो मेरे बराबर बैठे थे
तो मैंने सबको कहा कि ये मेरे बराबर जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बैठे हैं, इन्होंने जो काम सर अंजाम दिया है, ये पूरी इस्लामी दुनिया में ऐसा किसी ने आज तक काम नहीं किया। आप सब खड़े हों और दाद दें, और ये जो अखबारात में जो चीज़ें आ रही हैं इन सब को इग्नोर करें। तो डॉक्टर साहब जो थे उन्होंने फिर जब घर गए तो उसके बाद एक ख़त लिखा मुझे, बहुत ही प्यारा सा ख़त, अपनी तस्वीर साइन करके भिजवाई, जिसमें उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि इन मुश्किलात में जब सब लोग खिलाफ हैं तो आपने मेरे साथ खड़े होके आपने मुझे सपोर्ट किया। तो बहुत ही शफकत मोहब्बत करने वाले इंसान, बहुत ही सिंपल से, पता नहीं चलता था कि ये इतने बड़े साइंसदान हैं, हर एक के साथ मिलाना। तो बहुत ही अजीम शख्सियत हमारे दरमियान। अच्छा, इसमें एक एंगल ये भी है कि फौज जब बगैर एटम बम के थी, मिसाइल बगैर थी, तो उस वक्त फौज का जज्बा और ताकत क्या थी, और जब अब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने धमाका कर दिखाया, मिसाइल टेक्नोलॉजी आ गई, तो उसके बाद फौज कितनी बहादुर, कितनी और दलेरी के साथ सामने आई। ब्रिगेडियर गजनफर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि आज पूरा पाकिस्तान फख्र करता है, पहले भी करता था, अब ज्यादा करता है, तकलीफ में है, लेकिन फौज के अंदर आज क्या समा है, जवान के पास क्या समा है, बिफोर एटम बम, मिसाइल टेक्नोलॉजी और आफ्टर, ये कितना बड़ा फर्क डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाक फौज में डाला? हेलो ब्रिगेडियर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी अभी आई है, आपकी आवाज गायब हो गई। अच्छा, आपने मेरा सवाल सुना या मैं दोहराऊं? असल में सवाल यह है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब हम में नहीं रहे, बहुत तकलीफ में हैं लोग, लेकिन लोग फख्र करते हैं, हर पाकिस्तानी फख्र करता है, हर मुसलमान फख्र करता है। एटम बम हासिल करने के बाद, मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल करने के बाद पाक फौज के जवान के जज्बात क्या थे, और उससे पहले क्या थे जब हमारे पास ये जो सलाहियत मौजूद नहीं थी? बहुत बहुत शुक्रिया फैसला। असल में आपने दो चीजों की बात की, एक पहले की बात की और एक बात की बात की। पहले जो था एम्फेसिस था कन्वेंशनल वॉरफेयर, और कन्वेंशनल वॉरफेयर में आपने देखा कि दो इंसिडेंट ऐसे हुए। एक वाकया था जब इंडिया ने ब्रास टैग एक्सरसाइज की थी और वो कल्मिनेट हो रही थी सरहदों के ऊपर, जब सुंदर जी वाजी चीफ आर्मी स्टाफ, और पाकिस्तान आर्मी को भी मोबिलाइज कर दिया गया था सरहदों की तरफ। तो हम उस हिसाब से जो कन्वेंशन इक्वेट थे और हम मुकाबला करने के लिए हर तरह तैयार थे। फिर इंदिरा गांधी के जिस वक्त असैसिनेशन हुई, उसके बाद भी कुछ हालात ऐसे डेवलप हुए जब राजीव गांधी जो था वो प्राइम मिनिस्टर था, तो आपको ये फेमस इंसिडेंट याद होगा क्रिकेट डिप्लोमेसी का, जिसमें साहब जो तशरीफ ले गए थे और वहां जाके उन्होंने राजीव गांधी को कहा, जो बाद में उनके सेक्रेटरी ने जो किताब लिखी उसने वो मेंशन किया कि उन्होंने कहा जी ठीक है, फिर अब आप करेंगे तो हमारे पास भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, फिर जब आप करेंगे तो हम तो मुसलमान मुल्क तो कुछ रह जाएंगे, लेकिन हिंदू मुल्क एक ही है, उसका जो हाश होगा वो आपको पता होगा। फैक्टर जो जनरेट हुआ था, या ये वो कैपेबिलिटी है जो आपके पास आई थी, फौज के पास आई थी या पाकिस्तान के पास आई थी, एटम बम यानी ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने के बाद। अब उसमें डॉक्टर कदीर खान साहब बहुत बड़े बड़े दुनिया में साइंटिस्ट हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, डॉक्टर तो रहमान साहब मौजूद हैं, इनकी भी जितनी तारीफ की जाए लफ्जों में वो कम है। इसी तरह डॉक्टर कदीर खान, लेकिन डॉक्टर कदीर खान फैसल जिस टाइम फ्रेमवर्क में पाकिस्तान में आए थे, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनको 2 दफा खत लिख के बुलाया, वो टाइम फ्रेमवर्क है जो पाकिस्तान के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है। और उसमें पाकिस्तान ने एक SWO स्पेशल वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिस साथ डॉक्टर कदीर साहब ने मिलके, सिर्फ अगर आप बाकी चीजों को छोड़ के जो कहूटा में एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाया गया, अगर सिर्फ आप उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस को देख लेना और उसके गिर्द गिर्द पहाड़ों को एस्टेब्लिश की गई है, उसका जायजा ले, तो आपको अंदाजा होगा कि डॉक्टर कदीर खान साहब का दिमाग, उनका विजन और उनकी कैपेबिलिटी किस अहमियत की हामिल थी। यानी उन्होंने जगह ऐसी सिलेक्ट की जिसके ऊपर एयर रेड नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल है उसको टारगेट करना, वो ऐसी जगह पर वाक़या है। दूसरी बात थी, आप जिस वक्त आए थे तो आपको पता है कि इंडिया ने जो धमाका किया था वो दूसरी टेक्नोलॉजी से किया था। पाकिस्तान ने उस वक्त की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसको आप ब्रिगेडियर साहब, मैं आपको यहाँ पे चंद लम्हों के लिए रोकता हूँ। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मैयत पहुँचा दी गई है, तदफीन का अमल रोका गया है, बारिश इस्लामाबाद में बहुत हो रही है। एम्बेसडर जमील अहमद खान साहब, ये जो
हमने ब्रिगेडियर साहब की बात सुनी, डॉक्टर अताउर रहमान साहब की बात सुनी। ये जो सारा अमल ज़िंदगी का गुजरा, जिस पे आज पूरी कौम 22 करोड़ आवाम फ़ख्र करती है, सारी मुस्लिम उम्मा फ़ख्र करती है, वो जो पॉइंट था, जिस पॉइंट पर अब्दुल कदीर खान साहब ने ख़त लिखा, वो आए और पाकिस्तान के लिए, ये पाकिस्तान के दिफा के लिए उन्होंने खिदमात पेश की। बाकी तो फिर बाद में बहुत सारे हजरात आए, टीम्स बनी और सबको इज्जत और एहतराम मिलना चाहिए। लेकिन वो जो शुरुआत थी, शुरुआत के हवाले से क्या कभी डॉक्टर साहब ने किस्सा बताया कि वो शुरुआत उनको रहते हुए, यूरोप में रहते हुए पाकिस्तान की याद आई और फिर पाकिस्तान की याद उन्हें पाकिस्तान ले आई? असल उनके जहन में जो ट्रिगर किया जिस बात ने, वो फॉल ऑफ ढाका था। और फॉल ऑफ ढाका से के बाद से ही वो बड़े कसम कुर्सी में अपने आप को समझते थे, जहनी इंतशार में समझते थे पाकिस्तान का दो लख्त हो जाना। और वो इंडिया को इसमें मोरिद इल्ज़ाम हमेशा ठहराते थे। उन्होंने जब देखा कि इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में उसने किया, तो उसके बाद उनसे नहीं रहा गया। और उन्होंने, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि पहला ख़त लिखा अगस्त के 74 में और दूसरा ख़त लिखा सितंबर में, और उसके बाद की मैंने आपको कहानी बताई। लेकिन इससे हटकर हमारे डॉक्टर साहब जो अभी फरमा रहे थे और ब्रिगेडियर साहब जो कह रहे थे, तो मैं आपको बताऊं कि जिस अंदाज में वो अपने प्रोजेक्ट्स को आके लेके चल रहे थे, एक साइंटिस्ट तो वो थे ही थे बुला के। मेटलर्जी में ऐसा काम इस दिए हुए महदूद हालात में, मैं आपको ये बताऊं कि ये बात काफ़ी दफ़ा जिक्र किया डॉक्टर साहब ने कि जब पाबंदियां लगी और कुछ ऐसे मामला जो डिस्कस नहीं किया जा सकते टेलीफोन पर, यहाँ स्क्रीन पर, लेकिन वो जब हमारे पास वो हिस्से पुर्जे, वो चीज़ें नहीं पहुंच सक रही थी, तो ये कुछ फैक्ट्रियों में खुद गए, खुद जाके बनाते थे। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, मैं ब्रेक ले रहा हूँ, न्यूज़ ब्रेक ले रहा हूँ। न्यूज़ अपडेट्स लेते हैं, उसके बाद यही किस्सा मुकम्मल सुनते हैं इस न्यूज़ ब्रेक में। इस्लामाबाद में इस वक्त अंधेरा छा गया है, बारिश हो रही है, तदफीन का अमल रोक दिया गया है। ये बारिश होना और अंधेरा छाना, मुसलसल अंधेरा, इस वक्त जो पाकिस्तान में वक्त हुआ है 4:34 हुए हैं, और अब ये जो अंधेरा आपको नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये कोई गहरी रात छा गई है, तदफीन का अमल रुका हुआ है। लेकिन जो डॉक्टर जमील अहमद खान साहब बात, मेरा ख्याल है बहुत कीमती बात है। वो एक ऐसी बात है कि वो कोई नौकरी नहीं थी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उनके पास पुर्जे नहीं थे। जिस मामले के अंदर वो लगे हुए थे, जो तहकीक वो कर रहे थे, तो छोटी छोटी फैक्ट्रियों में जाकर वो पुर्जे बनाते थे। जमील खान साहब, आप उस वक्त बात कर रहे थे, पुर्जे बनाते थे, आप कह रहे थे कि डॉक्टर कदीर अहमद खान जाते थे और वहाँ जाके पुर्जे बनाते थे। हमें सारे हमवतनों को पता है कि जब पाबंदी लग गई थी, बल्कि इसका जिक्र मैंने अपने किताब में भी किया है, और किताब के सफ़ा 115 पर ये पूरी चीज़ें इबारत मैं कर चुका हूँ जितना कर सकता था। और उसमें ये होता था कि जब वो बैठते थे वहाँ जाके, तो मज़दूरों को या वहाँ के टेक्नीशियंस को, या उन फैक्ट्रीज़ के गुजरांवाला में या कराची में और गुजरात में, वहाँ उन्हें ये पता नहीं होता था कि डॉक्टर कदीर खान है। अच्छा। ये जब पता लगता था तो वो उनको एक सख्ता सा तारी हो जाता था कि हमें डॉक्टर कदीर खान बैठ के गए हैं। काफ़ी तवील अरसे तक डॉक्टर कदीर खान वहाँ जाते थे, लोगों को पता नहीं था कि ये कौन है। और ये जब वहाँ से एक तरीका कार है, डॉक्टर अता साहब को इसका इल्म ज़्यादा है, कि जब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाती है एनरिचमेंट, तो उसके लिए कुछ ट्यूब्स होती हैं। अब इससे ज़्यादा क्या बात की जा सकती है। बहरहाल डॉक्टर कदीर खान मुख्तलिफ जगहों पर जाके, और वहाँ उनको भी, उसके अलावा कंप्यूटर्स के पुर्जे भी हमारे बंद कर दिए थे उस पाबंदी के बाद, खासतौर पर। तो वो तमाम चीजें रास्ते दुनिया ने बंद कर दिए, पाबंदियां लगा दी, लेकिन कदीर खान साहब जो थे वो पुर्जे यहाँ बनाते थे, मेहनत से काम करते थे और पाकिस्तान को यहाँ तक ले आए। मेरे साथ एक और बहुत अहम शख्सियत मौजूद है, एक नया रुख जो शायद लोगों को कम मालूम हो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का। वो ये था कि वो बहुत सारी फलाही तंजीमों के साथ काम करते थे। वो सैलानी वेलफेयर के साथ काम करते थे, वल मुस्तफ़ा ट्रस्ट के साथ काम करते थे। साबिक वफाकी वजीर हाजी हनीफ तैयब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हाजी साहब, आपके ऊपर काफ़ी, आपके इदारे के ऊपर काफ़ी कॉलम लिखे, आपके इदारे में तशरीफ़ लाते थे, वो फलाही कामों के अंदर बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक थे।
क्या था उनके जहन में कि जो आपके इदारे में आकर लोगों की फलाह के लिए, बहबूद के लिए काम करना, क्या काम करते थे, क्या हिदायत देते थे आपको? अल्लाह ताला आपको बेहतरीन अजर फरमाए कि एक अजीम इंसान 74 साल तारीख में चंद अजीम लोग पाकिस्तान में पैदा हुए होंगे, उनमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम बहुत नुमाया है। सियासी उनकी साइंस करा बहुत अच्छा किया जा रहा है। अल्लाह ताला ने उनको तौफीक दी। पूरी इंसानियत में जितने मुस्लिम ममालिक हैं सब इनको अपना हीरो फख्र आलम इस्लाम समझते थे। ये मोहसिन पाकिस्तान थे। 5 कॉलम इन्होंने अल मुस्तफा की खिदमत पर, फकीर की खिदमत पर लिखे। 5 कॉलम और इसके अलावा 5 कॉलम लिखे। और इसके अलावा वो जब भी पाकिस्तान कराची आते अल मुस्तफा का विजिट रखते, कहते ये मशीन पुरानी हो गई, इसको हटाओ, नहीं लाओ। अच्छा। इस तरह वो जदीद तरीन तरीके पर चलाने के वो हामी थे। और आपको पब्लिक को बहुत कम अंदाजा है, गांव-गांव, देहात, स्कूल, कॉलेज, इदारे, यतीम खाने, हॉस्पिटल, आंखों के अमराज के इलाज, ये शोबा है जिस पर पूरी एक किताब अलग लिखी जा सकती है। जिन्होंने इससे पहले किताब लिखी बशमूल डॉक्टर जमील साहब के, अब्दुल जब्बार के, इस्लाम खैर साहब के, उन सबको कहता हूँ इस शोबे पर एक अलग किताब लिखी जाए। एक बड़ी चीज और आपको बताऊं कि वो खाने पीने के बहुत शौकीन थे। मुझे कभी कभी कराची से, इस्लामाबाद से पहले आकर फोन करते थे। अच्छा। कि मैं कराची आ रहा हूँ। हाँ, अच्छा। और आपको मेमनी खाने तैयार करके मेरी बहन के घर लाकर मुझे, और इसके अलावा बहुत से उनके ऐसे काम हैं कि जिन पर सदियां, लेकिन ये मुझे उन्होंने मिनिस्ट्री में बता दिया था बिल्कुल अलग में कि भाई साहब मैंने लिख कर दे दिया है, एटम बम हमारा बिल्कुल तैयार है, विद इन अ वीक मैं उसका एक्सपीरियंस करने के लिए पूरी दुनिया के कब बताया था डॉक्टर साहब आपको ये? हाजी साहब को कब बताया था डॉक्टर साहब ने? ये कब की बात है? ये 85 से 88 की जो मिनिस्ट्री के दौरान। अच्छा। 85 से 88 की मिनिस्ट्री के दौरान अच्छा उन्होंने बताया था। और उन्होंने मुझे ये भी कहा साहब मैं पूरी पाकिस्तान के मिनिस्टरों को जानता हूँ, आप खुदा के लिए इस दयानतदारी, ईमानदारी, सादगी पे अपने आप को बरकरार रखिएगा। तो अल्लाह ने मुझे तौफीक दी। वो बीमारी के दौरान हॉस्पिटल में जब दाखिल थे तो जब भी थोड़ी तकलीफ थी तो जिन चंद लोगों को फोन करते थे उन दोस्तों को हारिस साहब मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, ये सलाहियत पाकिस्तान ने कब हासिल कर ली थी जो हारिस साहब फरमा रहे हैं कि जब वो वफाकी वजीर थे 85 से 88 के दौरान, तब उन्हें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने बताया कि हम 1 हफ्ते के वक्त के अंदर एटमी धमाका कर सकते हैं। तो सलाहियत पाकिस्तान ने कब हासिल कर ली थी आपके ख्याल में? ये लेट 70s और अर्ली 80s में वो जो 5 साल थे उस दौरान पाकिस्तान ने ये सब, ख़ास तौर पे जो सेंट्रीफ्यूज के जो बनाना जो होता है बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है, क्योंकि उसके बहुत एक्यूरेसी होती है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, प्रिसीजन पार्ट्स चाहिए होते हैं जिनकी एक्यूरेसी जो है वो 1 मिलीमीटर से 10,000 गुना या 1 लाख गुना ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है जब जाके सेंट्रीफ्यूज काम करते हैं। उस तरह के ना मेटलर्जी हमारे पास थी, ना वो टेक्नोलॉजी थी, और सब पाबंदियां थी बाहर से लाने की। तो फिर इसके लिए फिर मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई करी उन्होंने। कुछ टेक्सटाइल के पार्ट्स देखे कि वो मशीनें जो होती हैं उसके पार्ट्स इसमें लग जाएं और फिट हो जाएं, इस तरह दूसरी चीज़ें देखी गई। तो ये उस ज़माने में किया इन्होंने, लेट 70s और अर्ली 80s में ये काम उन्होंने मुकम्मल किया और ये काबिलियत पाकिस्तान में आ गई थी। जैसे बताया आपको कि हम एक एटम बम बना के और बहुत जल्द इसको एक्सप्लोड करने के तैयार हो गए थे। फिर इसके साथ ट्रिगरिंग डिवाइसेस और दूसरी चीज़ें भी जो कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन और नेस्कॉम वगैरह ने मिलकर तैयार करी, और फिर डॉक्टर साहब भी उसमें शामिल रहे। तो एक पूरा टीम वर्क था ये, जिसके तहत हम इस काबिल हुए अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान आज अपना सर फख्र से बुलंद कर सकता है कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बात है कि हमने लेट 70s अर्ली 80s के अंदर ये सलाहियत हासिल कर ली, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने ये बात हारिस साहब को बताई। वैसे हम
उस ज़माने में अगर धमाका करने की सलाहियत रखते थे तो आपके ख्याल में धमाका कर देना चाहिए था, या हुकूमत का सही फैसला था कि हिंदुस्तान करेगा तो फिर पाकिस्तान एटमी धमाका करेगा? मेरे ख्याल से सही फैसला था, क्योंकि उससे वरना दुश्मन तो पहले ही पाकिस्तान के पीछे लगे हुए थे। अगर हम पहले धमाका कर देते तो फिर और मसाइल पैदा हो जाते, हमारे लिए इक़्तिसादी मसाइल भी होते और दूसरे मसाइल होते। तो इस वजह से ये फैसला था कि जब इंडिया इस तरह के धमाका करेगा तो फिर हम अपना धमाका सामने लाएंगे, और फिर उसके लिए फिर जवाब भी। और उसमें भी आपने देखा कि कितनी मुश्किलात की गई। जब इंडिया के धमाके के बाद जो 2 हफ्ते गुजरे तो पूरा प्रेशर डाला गया नवाज शरीफ साहब के ऊपर कि आप इसको धमाके को ना करें, रोक लें, और बहुत सारे थ्रेट्स भी दी गई और इंसेंटिव्स भी ऑफ़र किए गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हुए और वो धमाका किया। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिलसिला था, और उसमें अब हज़ारों लोग इसमें काम करते रहे हैं इस पूरी टेक्नोलॉजी में, जिसमें खाली एटम बम तैयार करना तो एक बात है, मिसाइल टेक्नोलॉजी, डिवाइसेस बनाना, फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताएं, आप साइंसदान हैं, बहुत कम इस मौजू पे वैसे आपसे बात होती है, आप तहकीक तो इतनी ज़्यादा करते हैं। अगर अब्दुल कदीर खान ना आते, वो ख़त ना लिखते, जुल्फ़िकार अली भुट्टो उन्हें दावत ना देते, तो क्या होता? तो यकीनन हमारे पास आज ये कैपेबिलिटी नहीं होती जो हमारे पास है इस वक्त, क्योंकि इस तरह के काम करने के लिए आपको तन मन धन की बाजी लगानी पड़ती है, आपको एक्सपर्टीज चाहिए होती है। खाली थ्योरी से काम नहीं चलता, प्रैक्टिकली ट्रेंड साइंटिस्ट और इंजीनियर्स चाहिए होते हैं जो उस पूरे मामले को सही तरह समझते हों और उसको फिर यहाँ पे अमल दरामद कर सकें। क्योंकि डॉक्टर साहब की ट्रेनिंग इस फील्ड में हुई थी, वो मेटलर्जिस्ट थे, इंजीनियर थे, और न्यूक्लियर प्रोग्राम में सेंट्रीफ्यूजेस पे भी काम कर चुके थे। तो इस वजह से उनका बैकग्राउंड जो था वो बिल्कुल मुनासिब था कि वो यहाँ पे वो टेक्नोलॉजी लाए और वो काम की। वरना अगर वो नहीं आते और ये सब काम नहीं होता तो बहुत कम चांसेस हैं कि पाकिस्तान आज न्यूक्लियर पावर होता। एम्बेसडर जमील साहब, ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर डॉक्टर साहब ना आते और वो आके काम शुरू ना करते, वो मेहनत ना करते, वो उनके जहन में चीज़ें ना होती, तो शायद हम ये प्रोग्राम भी शायद ना कर रहे होते, ये सूरत हाल ना होती, हम शायद हिंदुस्तान हमारे साथ न जाने क्या करता और किस तरह बर्बरियत का शिकार पाकिस्तान हो सकता था। अगर मोदी जिस उस दौर के अंदर होता या मोदी इस दौर के अंदर, अगर हम एटमी पार ना होते तो मोदी हमारे साथ क्या करता। जमील साहब, ये बताइए कि कभी उन्होंने इस खौफ का इजहार किया आपके साथ काम करते हुए, किसी लंच में, किसी मीटिंग में, खौफ का इजहार, या कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा किस्सा जिसके अंदर उन्होंने कहा हो कि अगर ये चीज ना होती तो पाकिस्तान के साथ क्या होता? जिस तरह के डॉक्टर अता साहब ने भी फरमाया, ये जब उन्होंने बता दिया था और जनरल जिया को इस चीज़ का बिल्कुल पता था, इल्म था कि हमारे पास ये कैपेबिलिटी है, और उसके बाद इंडिया को भी इस बात का इल्म हो गया था कि पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है, सिर्फ ब्लास्ट की ज़रूरत थी। डॉक्टर कदीर खान, जहाँ तक इनका ताल्लुक है, वो तो इस मामले में इतने कॉन्फिडेंट और इतने हुब्बुल वतनी के साथ और इतने जज्बा ईमानी के साथ वो कहते थे कि कोई पाकिस्तान पर कोई बुरी नज़र देख नहीं सकता हमारे पास, जो हमने कैपेबिलिटी बिल्टअप कर दी है। और हम तो उनको काम करते हुए देखते थे और उनके जज्बे को देखते थे, जो कि बकाए पाकिस्तान के अलमदार होते होते उन्हें पाकिस्तानियत उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। जब वो बैठते थे तो पाकिस्तान की वहदत की बात करते थे, पाकिस्तान की हिफाजत की बात करते थे। जब वो खाते थे, उठते थे, बैठते थे, हर वक्त उनके जिस्म से, उनके जान से, उनकी बात से, उनके अफकार से यही बात झलकती थी कि पाकिस्तान को महफूज रहना चाहिए और पाकिस्तान की तरफ अब कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। और मैंने तो उनको बहुत सारे मामलात में देखा है, और ज़ाहिर है 2-2.5 साल का वक्त गुजरा है वहाँ, तो बहुत सारे ऐसे मामलात जो मैंने देखे हैं, उसका आदमी तो देखे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बात रहा सवाल कि हम इस काबिल होते या ना होते, मेरा सेकंड ओपिनियन है कि जिस अंदाज में डॉक्टर कदीर खान ने इस काम का बीड़ा उठाया, अगर डॉक्टर कदीर खान नहीं आते, पाकिस्तान को कुदरत ने, खुदावंद करीम ने अगर ये शख्स अता नहीं किया होता कदीर खान की शक्ल में, तो आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी, मेरा ये बिल्कुल मानना है कि नहीं होती। नहीं, इंडिया और बाकी हमारे दुश्मन हमारे साथ जिस तरह हर 4 साल बाद और 5 साल बाद हम पर जंग मुसल्लत कर देते थे, अब वो मैली आंख उठाकर नहीं देख सकते और हमारा क्या असर होता। अब खुदा के फजल से पाकिस्तान महफूज है,
मोहसिन पाकिस्तान ने अपना जो कारनामा करना था और जिस सादगी से करना था और जिस अंदाज से करना था वो कर गए। अब तो सिर्फ ये कौम उनकी एहसानमंद, जब तक ये कौम ये दुनिया कायम है उस वक्त तक एहसानमंद रहेगी, रहना पड़ेगा इस कौम को। जी हाजी साहब, आपके पास जब डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाते थे और तकारीब करते थे, आपने बताया कि फलाही कामों के अंदर कोई चीज़ पुरानी हो गई रिप्लेस कर दें। बहुत सारे और लोगों ने भी किस्से सुनाए, कुछ प्रोग्राम्स में मैं खुद भी शामिल रहा। सैलानी सेंटर बहुत जाते थे, आपके पास बहुत आते थे, बहुत सारे और यतीम खानों में, बहुत सारे तालीमी इदारों के साथ वो कनेक्ट हो गए थे। उनके जहन में मिशन क्या था? मतलब हर इदारे के साथ ज़रूर काम कर रहे थे, लेकिन कोई आखिर जो चंद साल हैं उसके अंदर वो कुछ करना चाहते थे। हाजी हनीफ तैयब साहब, हाजी हनीफ तैयब साहब, आपको आवाज़ आ रही? हाँ, मुझे तो आवाज़ आ रही है, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, प्लीज़ कहिए। एक काम जिसका मुझे उन्होंने जिक्र किया और 2-4 मरतबा कहा कि भोपाल में 7 बुजुर्ग शख्सियात रूहानी आराम फरमा थी। भोपाल में, इंडिया के शहर भोपाल में जहां उनकी पैदाइश हुई, भोपाल में जहां उनकी पैदाइश हुई भोपाल में, वहां वो कहते थे कि 7 अहम शख्सियात मदफून है, रूहानी मदफून है। और मैं चाहता हूं कि इन 7 पर मैं एक किताब लिख दूं और उसमें उनके एक भाई जिनका इंतकाल हो गया है, उन्होंने कहा कि वो भी मेरी इसमें मदद करेंगे। अब कुदरती बात है कि उनमें से एक का तस्करा तो किसी एक टेलीविजन पर इफ्तार के प्रोग्राम में रिकॉर्ड करा, वो इतना दिलचस्पी वाला है कि आप कहेंगे कि ये बात तो हमने पहली मरतबा सुनी। बताइए बताइए। भोपाल के नवाब को एक खत वाइसरॉय को पहुंचाना था। अब गलती इंसान से वो खत पहुंचाना उनके जहन से निकल गया। अच्छा, अब एक दिन रह गया और भोपाल के नवाब बहुत परेशान थे कि अब एक दिन में तो मैं खत पहुंचा ही नहीं सकता हूँ। यानी ये टेलीविजन पर उनकी ज़बानी रिकॉर्डेड बात कर रहा हूँ। अच्छा, जस्ट रिपीट। तो उन्होंने कहा कि वो बहुत परेशान थे। उनकी बेगम जो है, नवाब साहब की बेगम ने पूछा कि आज इतने परेशान क्यों हैं? बोला गलती ये हुई कि ये लेटर तो एक हफ्ते पहले रवाना होता तो दिल्ली पहुंचता, अब मैं भूल गया हूँ और पहुंचा नहीं सकता हूँ, इसलिए परेशान हूँ। तो बीवी ने कहा कि आप परेशान न हो, मैं एक साहब को बुलाती हूँ, एक बाबा को बुलाती हूँ। एक मजलूब से बुजुर्ग को उनकी बीवी ने बुलाया जी। और बुलाने के बाद जो है वो ये मुश्किल बताई तो बाबा ने कहा कोई मुश्किल नहीं है, जो वाला है ना उसको बुलाकर मेरे सामने खड़ा करो और उसके हाथ में ये वायसराय के नाम खत लिखा हुआ दे दे। अच्छा, वायसराय के नाम खत लिख के दे दिया गया। वो बंदा खड़ा हो गया। बाबा ने कहा कि आप आंखों को आप बंद कर लें। अच्छा, और जब मैं सर पे हाथ रखूंगा तो आप भोपाल के वायसराय के सामने खड़े होंगे। आप उनको सलाम पेश करके जो तरीका आदाब पेश करने का तो कह करके आप उनको खत दे दें और फिर मुंह से बोल दीजिए मैंने खत पहुंचा दिया, तो मैं सर पर दूंगा और आप वापस भोपाल में मौजूद होंगे। ये मैंने उनके कान से खुद सुना है, लाखों लोगों ने टेलीविजन पर सुना है। ऐसे 7 अफराद उनके जहन में थे। उनकी ख्वाहिश थी कि लोगों को बताया जाए कि अल्लाह के कैसे कैसे नेक बंदे दुनिया में मौजूद हैं। और इत्तेफाक है इस एक वाक़े के बाद बाकी चीजें जो हैं वो मैं याद दिलाते हैं का फर्ज पूरा करता रहा। नहीं, आपने बहुत बहुत अहम उनका रूहानी जो मोहब्बत वाला मामला था वो आपने जिक्र किया। मेरे पास चंद जो है ना वो मिनट्स रह गए। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, हम कौम मकरूज है और जाहिर उनका जो उनका इंतकाल हुआ है तकलीफ में है। नौजवान नस्ल क्या सीखे? पाकिस्तानी कौम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से क्या सीखे? डॉक्टर अताउर रहमान साहब, हमें ये सीखना चाहिए हमारी नौजवान नस्ल को कि अगर हिम्मत है और कोशिश करके काबिलियत हासिल कर ले तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हम हासिल जहाँ नहीं पहुँच सकते, जो हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि उन्होंने सारी मुश्किलात के बावजूद, बहुत महदूद वसाइल के बावजूद, सिर्फ जज्बे, अनथक लगन, मुल्क से मोहब्बत, इस्लामी दुनिया से मोहब्बत और अल्लाह ताला पे भरोसा रखते हुए वो काम सर अंजाम दिए
जो कि हम किसी इस्लामी दुनिया में कोई आज तक नहीं कर पाया। तो ये हमें सीखना चाहिए कि, और मेरी अक्सर जो उनसे बात होती थी तो वो वही जोर देते थे कि पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो तालीम को, साइंस को, टेक्नोलॉजी को, जिद्दत तराजी को हमारी हुकूमतों को चाहिए कि उसको सबसे ज़्यादा तरजीह दें, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा जो है वो हमारे नौजवान हैं, हमारी अफरादी क़ुव्वत है कि किस अंदाज से हम उनकी नशोनुमा करते हैं, उनके जहनों की और मौक़े पैदा करते हैं। तो यही उनका जज्बा था और आखिर तक वो इसी पे कायम रहे और जहाँ भी कोई मसाइल होते थे फौरी तौर पे आगे बढ़ के, और अभी मसाइल को हल करते थे। चंद महीने पहले भी हमने साथ मिलकर कुछ ख़त लिखे पाकिस्तान एकेडमी ऑफ साइंसेस को, कुछ मसले पैदा हुए थे तो उनको फौरी तौर पे सुलझाने की कोशिश करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अता रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी हनीफ तैयब साहब, एम्बेसडर जमील अहमद ख़ान साहब। आज का दिन बहुत दिन है, एक मोहसिन पाकिस्तान, रश्क पाकिस्तान, फ़ख्र पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान हम में नहीं है। उन्होंने जो सबक दिया, जैसे डॉक्टर अताउर रहमान कह रहे थे, हमें उसी सबक के तहत पाकिस्तान को आगे ले जाना है। आज अगर पाकिस्तान एटमी ताकत है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की वजह से। प्रोग्राम यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।